नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यही क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में जो है देखने को मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 100 लाइक्स का। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वस्तुनिष्ठ अभ्यास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए, या फिर व्याकरणिक जो है नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, या फिर पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, या फिर कागज की क्वालिटी या उसकी छपाई। तो देखिए, अगर किसी भाषा की जो है पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है वो है लेसन्स जो होते हैं उसका उद्देश्यपूर्ण चयन करना होता है। आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर सी लगाया वो सभी सही होंगे। अच्छा, पेपर बिल्कुल नज़दीक है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को किस रूप में आंका जाना चाहिए? तो देखिए, अगर भाषा के व्याकरण की समझ को हम संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंके, या केवल जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंके कि बच्चा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया और उससे ये समझ में आ जाए कि बच्चे को व्याकरण की समझ है, या फिर केवल लघु प्रश्न के माध्यम से लघुत्तर जो है प्रश्न होते हैं ना, जिनके क्वेश्चन छोटा होता है और जो है 15 से 20 जो है शब्दों में उसका आंसर लिख दिया जाता है, इस तरीके के प्रश्नों से हम आंक सकते हैं। या फिर निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंक सकते हैं कि बड़ा सा जो है एक कोई निबंध लिखने के लिए बोल दीजिए। तो देखिए, आंसर है ए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के कौशल हैं तो भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं? ठीक है, तो देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं। एक तो पहला कौशल है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन ए। पांचवा भी हो सकता है संकेत देना। ठीक है, संकेत देना भी भाषा का एक कौशल माना जाता है। ठीक है, जो आमतौर पर प्रयोग जो है मूक बधिर जो होते हैं, जो बोल नहीं पाते, है ना, ठीक है, वो करते हैं। ठीक, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? तो देखिए, जब बच्चा स्कूल आता है तो कोई भी भाषा नहीं बोल सकता, ये तो पूरी तरीके से गलत है। जब बच्चा स्कूल आता है तो वो अपने भाषा के साथ आता है, उसकी एक भाषा की समझ होती है। कोरी स्लेट नहीं होते, खाली कागज नहीं होते। ठीक है, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि बच्चा सभी भाषाओं को समझता हो। नहीं, उसकी जो है जो मदर लैंग्वेज होती है ना, मातृभाषा, वो उसको तो समझ सकता है, लेकिन इसके अलावा जो है वो दूसरी भाषा नहीं समझ पाता। कई बार बच्चे जो है 2 भाषाओं को समझ लेते हैं, तीसरी नहीं समझ पाते। ठीक है, सब कुछ जो है लिख सकते हैं, ये भी गलत है यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ पे जो आंसर है, विद्यालय आने से पहले बच्चे बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। ठीक है, आंसर है डी। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? तो देखिए, किस तरीके का परिवेश से बच्चे का भाषा विकास बेहतर होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर होगा? तो एकल परिवार, जहाँ पे माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हो, जहाँ पे माता पिता जो है उस भाषा का प्रयोग करते हो, जैसे अंग्रेजी बोलते हो, है ना, इस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हो। या फिर संयुक्त परिवार, जहाँ पे परिवार के जो सभी सदस्य जो होते हैं अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से वो बोल और बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। तो देखिए, आंसर है ऑप्शन बी, सभी बच्चे। देखिए, बच्चे आमतौर पे जिन परिवार में बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इस तरीके से, और मामा, है ना, या चाचा, इस आना जाना लगा रहता है इन परिवारों के बीच में, या फिर घर में जो है सदस्य ज़्यादा होते हैं, उनके बच्चों की जो भाषा की जो समझ होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि सभी के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा होता है, सभी को जो है सुनता है, सभी को बोलने समझता है, इस तरीके से उसकी भाषा डेवलपमेंट। आंसर है बी। सुनना कौशल में शामिल है तो सुनना कौशल में क्या शामिल है? दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया देना, या फिर प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, या फिर शांतिपूर्वक जो है सुनना, या फिर कह सकते हैं कि सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति।
तो देखिए सुनना कौशल में जो शामिल है, मैंने आपको बताया था कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कौशल बताए थे। उनमें से सुनना कौशल है, और सुनना कौशल तभी होता है जब हम दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं, है ना? और उनकी बातों फिर हम जो है तर्कपूर्ण रिएक्शन देते हैं, ठीक है? तो रुचि लेना, धैर्यपूर्वक सुनना और फिर उनकी बातों में तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया देना। आंसर है ऑप्शन ए। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्यों? अगर आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं, तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लैंग्वेज पर प्रयोग करो, ठीक है? और लैंग्वेज पर प्रयोग करो और ऐसा जो है माहौल बनाओ ताकि बच्चा जो है मतलब भाषा के संदर्भ में बहुत अच्छा माहौल है। तो यहाँ पे भाषा का शिक्षक है, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो टीचर का मतलब लैंग्वेज का टीचर है, इसलिए ऐसा भाषा प्रयोग की क्षमता बढ़ाना चाहिए। या फिर विद्यालय स्कूल ने ऐसा उसको जो है इंटरेक्शन दिया है कि भाई बच्चों की जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट काम करो, या फिर दूसरों पर प्रभाव डालना हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। जैसे वो भाषा का प्रयोग करेगा वैसे ही बच्चे भी उसकी भाषा का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से सफल अगर क्लास में लैंग्वेज डेवलपमेंट चाहते हो, सफल जो है आप लैंग्वेज वातावरण डेवलप करना चाहते हो क्लासरूम में, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाषा का प्रयोग करना होगा, ठीक है? आंसर है डी। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको 101% जो है देखने को मिलेगा, ठीक है? तो एक सरल शब्दों में आपको बताऊं तो भाषा अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक होता है, जन्मजात प्रक्रिया है। जन्म जैसे होता है वैसे ही भाषा अर्जन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है, और स्वाभाविक है, अनौपचारिक है, ठीक है? मतलब आप घूमते फिरते टहलते देखते सुनते जो है आप भाषा का प्रयोग सीख जाते हैं। और ये जो अर्जन की प्रक्रिया होती है ये संभवतः जो है मतलब ज़्यादातर उसके व्यक्ति के घर से शुरू होती है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन अधिगम क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। ये एक अनौपचारिक नहीं है, ये औपचारिक प्रक्रिया है जहाँ पर हम नियमों को सीखते हैं, भाषा के नियमों को सीखते हैं, पैटर्न को सीखते हैं उसके उसका प्रयोग सीखते हैं। हमें हमें ये लक्ष्य भाषा की ओर लेके जाती है, मतलब हमारा टारगेट भाषा होती है जहाँ पे हम नियमों को सीखें। तो यहाँ पे भाषा का जो मुख्य अंतर है उसके स्वभाव का है, स्वाभाविकता का है। आंसर है ऑप्शन बी। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। तो भाषा एक जो औजार है, किस संदर्भ में इसका उपयोग करते हैं? तो जिंदगी को समझने में इसका प्रयोग करते हैं, जिंदगी से गुजरने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से आंसर देखा जाए ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, मतलब तीनों ही उत्तर यहाँ पे सही हो जाएंगे। सुहास जो है पढ़ाते समय कठिनाई का अनुभव करता है और वह डॉट 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 से ग्रसित है। आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले ही लिखा है कि पढ़ाते समय, ओ सॉरी माफ करना, पढ़ते समय कठिनाई का महसूस कर रहा है। तो कठिनाई का पढ़ते समय अगर कोई बच्चा महसूस कर रहा है तो उसका क्या आंसर होगा? तो सुहास पढ़ते समय कठिनाई, तो इसको कहते हैं, देखिए डिस्ग्राफिया जो होता है वो एक लेखन विकार है। मतलब यहाँ पे आता है कि सुहास लिखते समय कठिनाई का महसूस कर रहा है तो डिस्ग्राफिया हो जाता। और यहाँ पे डिस पढ़ते समय है तो डिसलेक्सिया इसका आंसर होगा। और गणना संबंधी होगा कि बच्चा जो है गणना करने में उसको कठिनाई का महसूस कर रहा है तो डिसकैलकुलिया होगा। हालांकि मैंने अधिगम विकार में इससे ज़्यादा जो है डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया है, आपको वो वीडियो देखना चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे और संभवतः जो है बहुत नए नए तरीके के जो है डिसेबिलिटीज़ आपको मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है? जिन लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरे लिंक पर के जा सकते हैं, मतलब हिंदी पेडागोजी का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाइए और उस प्लेलिस्ट में जा कर के ही आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? बहुभाषिक मतलब एक से अधिक भाषा का बोलना, बहुसांस्कृतिक मतलब एक से अधिक संस्कृति के का सम्मान करना और उनके रिचुअल्स को फॉलो करना, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए बच्चे की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर आपकी क्लासरूम बहुभाषिक है, मतलब जहाँ पर एक क्लासरूम में अनेक भाषा वाले बच्चे हों कि कुछ हिंदी बोलते हो, कुछ जो है अंग्रेजी बोलते हो और कुछ जो है पंजाबी बोलते हो, कुछ अन्य और भाषाएं हो सकती हैं, साउथ का हो सकता है कुछ, है ना? या फिर मराठी बोलता हो। भाई देखो ये पॉसिबल है क्योंकि सरकारी नौकरी में आमतौर पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेट से बच्चे जो है आते हैं। अब पता चला साउथ का बच्चा जो है उसका ट्रांसफ़र उत्तर भारत में हो गया है,
दिल्ली में हो गया तो दिल्ली के स्कूल में बैठेगा तो वो साउथ भी बोलेगा, साउथ की भाषा तमिल कन्नड़ ये सब बोलेगा, है ना। बहुसांस्कृतिक होगा कि भाई जब वो कहेगा कि हमारे यहाँ दिवाली, तो वो कहेगा हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनाते, हमारे यहाँ तो ये वाला त्यौहार मनाते, दिवाली वाले दिन हम इस तरीके से पूजा पाठ नहीं करते। तो ये देखिए बहुसांस्कृतिक, तो बच्चा एक दूसरे के चीज़ों के बारे में जानने जानने का उसे मौका मिलता है और उनके रिचुअल्स को फॉलो भी करता है। सम्मान, एक देखिए वो सम्मान देगा तो तुम भी दोगे सम्मान, इस तरीके से। तो यहाँ पे केवल मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा का तो कैसे होगा, वहाँ पे तो सब बहुभाषिक है। बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चे की मातृभाषा को समुचित जो है सम्मान और स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराया जाना चाहिए। तो देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा जो होती है, हर बच्चे की जो भाषा है उसका सम्मान करना चाहिए, और उसका सम्मान करना चाहिए और उसको समुचित स्थान देते हुए, मतलब स्थान देते हुए मतलब क्लास में जब पढ़ा रहे हो तो बच्चे से कई बार पूछ सकते हो कि बेटा ये तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं इसे, तो वो बताएगा। तो ऐसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, मतलब आप उनका सम्मान करो उनकी भाषा का, और जो आपकी स्कूल की भाषा है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं, आपकी स्कूल की सीबीएसई बोर्ड है, इंग्लिश में हो तो सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ाओगे, तो इस भाषा से भी परिचय कराओ कि भाई बेटा देखो लिखो ये इंग्लिश में और इसको समझते हैं। जैसे हम लोग अक्सर जो है जब हम कुछ पढ़ाते हैं स्कूल में तो बच्चों को हिंदी में भी समझाते हैं, बहुत सारी उसके गुणों के बारे में भी बताते हैं, और फिर पॉइंट जो है मेन उस पर फोकस करते हैं मानक भाषा में। ठीक है, बात यहाँ समझ गए। मौखिक कुशलता में शामिल है, मौखिक कुशलता में तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, मतलब संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं उसमें, या तीव्र गति से बोलने की कुशलता, या बोलते समय जो है दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, या फिर विभिन्न प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। आंसर है डी। मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम, पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर रही है या फिर लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या फिर वो केवल वाक्य मैं वाले वाक्य ही बोल रही है ना, या फिर वो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो आंसर है यहां पे डी। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा। तो अगर कोई बुक आप निर्माण कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें सबसे जो कम महत्वपूर्ण है वो है पाठ की संख्या, कि लेसन्स इंपॉर्टेंट है भाई, कम से कम लेसन्स रखो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी अभ्यास में विविधताएं होनी चाहिए, वैविध्य होना चाहिए, विषय वस्तु जो होता है उसमें वैविध्यता होनी चाहिए, मतलब जो कंटेंट होता है, मेन टॉपिक होता है उसके अंदर, है ना, और भाषा की विभिन्न छटाएं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। तो जब बहुभाषिता वाली क्लासरूम है तो हम किस चीज़ को महत्व कम देंगे, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य को महत्व देंगे, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के बीच में क्या समानता है और क्या अंतर है, इसका विश्लेषण कैसे किया जाना चाहिए। आंसर है डी, हम इसी चीज को हम कम महत्व देंगे। आंसर डी गलत होगा। भाषा के संदर्भ में बात करें तो विद्यालय से ही सीखी जाती है या एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या सदैव व्याकरण के नियमों का पालन करती है, अनुगमन करती है, या फिर नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो देखिए भाषा जो होती है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जहाँ पे भाषा के नियमों को हम जानते हैं फिर उसका प्रयोग करना सीखते हैं। आंसर है बी। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय हमें क्या करना चाहिए। तो जो बच्चा दृष्टिबाधित है, अगर हम ऐसे बच्चों को सिखा रहे हैं भाषा, तो हमें जो है कोई गतिविधि उस पर नहीं करानी चाहिए, क्योंकि भाई वो दृष्टिबाधित है, वो कैसे गतिविधियाँ करेगा। ठीक है, अलग तो बिल्कुल भी नहीं बैठाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्कूल समावेशी स्कूल्स होते हैं आजकल के, क्लासरूम समावेशी होते हैं, और सभी के जो है किसी भी शारीरिक अक्षमता का जो है सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका मजाक उड़ाओ। तो अलग नहीं बैठाना चाहिए, कम पाठों वाली जो है पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक जो है हम उसको मौखिक भाषा का प्रयोग कराएंगे। आंसर है डी।
एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, जब हम क्लासरूम में एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो जो क्लास जो होती है वो जटिल, जो क्लासेस में होती हैं उसमें जटिलता आ जाती है, उसको पढ़ाना मुश्किल हो जाता है क्लास में, या फिर टीचर के लिए बहुत एक बड़ी मुसीबत बन जाती है, या फिर संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। देखिए ये प्रूफ भी है, ये रिसर्च जो है ये बताती है कि जिन बच्चों को एक से अधिक भाषा का ज्ञान है और जिन बच्चों को दो से अधिक भाषा का ज्ञान है उनका आईक्यू लेवल जो है वो अच्छा होता है। मतलब जिन बच्चों का एक मान लीजिए भाषा का ज्ञान रखते हैं उनका आईक्यू मान लीजिए 90 है, और जिन बच्चों का दो दो भाषाओं का ज्ञान रखते हैं उनका मान लीजिए 105 के बीच में, और जिन बच्चे तीन बोलते हैं वो आमतौर पे 120 110 प्लस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनके जो है आईक्यू होती है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक धर्म को लेकर के एक रिसर्च हुई है कि जो व्यक्ति धर्म का ज़्यादा राग अलापता है ना, धर्म 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 जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है ना, रिसर्च ने ये बताया कि जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसका आईक्यू जो है वो लो होता है, और जो आमतौर पे ये इन सब चीज़ों में इन सब धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा नहीं उलझता उसका आईक्यू इस व्यक्ति के सामान्य से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो अगर हम बच्चे को राइटिंग स्किल्स में बेहतर करते हैं तो उसमें जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो है प्रतिलिपि। मतलब आपने एक कॉपी दे दी, किताब दे दिया या बोर्ड में कुछ लिख दिया और बच्चा उसी को उतार देगा, कॉपी करेगा। अधूरी कहानी को पूरा करना ये लेखन कुशलता को बढ़ाता है, उसके जो है तार्किक क्षमता को बढ़ाता है और उसके रचनात्मक जो है क्षमता को दर्शाता है। कविता कहानी आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना, ये सभी जो है लेखन कुशलता के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक योगदान देते हैं। लेकिन प्रतिलिपि जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। कलिका जो है हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है और आप क्या करेंगे? तो एक बच्ची जो हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटक जाती है तो हम क्या करेंगे? उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू बोलना सीखे, उसे ऐसे ही बोल दे। या फिर हम उसे क्या करेंगे? धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आंसर है डी। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कहानी सुनाते समय बार बार अपने अनुभवों को कहानी से जोड़ता है। आपने अगर प्री स्कूल में पढ़ाया हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप में से किसी ने भी अगर प्री स्कूल में पढ़ाया हो तो होता क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं जो LKG UKG में होते हैं, वो आप जैसे ही उनको फ्रूट्स पढ़ाते हो तो वैसे वो चिल्लाना शुरू करते हैं, मैंने खाया मैंने खाया मैंने खाया सर बहुत अच्छा होता है, इस तरीके से बोलते रहते हैं। या किसी एनिमल्स के बारे में बताएंगे तो कहेगा मैंने सर शेर देखा है, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे वो बच्चा बार बार अपने अनुभवों को शेयर करता है। ठीक है, तो कहानी से भटकने से रोकना चाहिए या फिर उसके अनुभवों को चर्चा का आधार बनाना चाहिए। जब भी वो ऐसा करे तो उससे कहो हाँ बिल्कुल वेरी गुड, देखा इसने देखा है, तो सब बच्चे इससे मोटिवेट होंगे और उनको अंदर वो ललक होगी कि बताए तो कुछ जो है, शेर इसने देख लिया मैंने नहीं देखा, ऐसा समझ गए। कक्षा में एक बच्चा व्याकरण के नियम सही बता देता है, ठीक है, लेकिन बातचीत में उन व्याकरण के नियमों का सही से प्रयोग नहीं कर पाता, तो इसका क्या संकेत मिलता है? तो जैसे कई बार होता है कि हमें अंग्रेजी आती है, हम अंग्रेजी के शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से किताबों में कॉपियों में लिख लेते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर हमें अंग्रेजी में लिखना होता है हम लिख लेते हैं, लेकिन जब उसी चीज़ों को हमें बोलने के लिए बोल दिया जाता है तो हम बोल नहीं पाते। तो इसका मतलब है कि बच्चे को नियम तो याद है, उसका पैटर्न तो पता है कि ये नियम याद है, तभी तो वो जो है बच्चा जो है लिख पा रहा है, पर उसका प्रयोग कैसे करना है उसकी अभी समझ बच्चे में विकसित नहीं हुई है। शिक्षक जो है बच्चों से पूछता है, एक टीचर बच्चों से पूछ रहा है कि लेखक ने ऐसा क्यों लिखा होगा, तो ऐसा पूछने का मूल उद्देश्य टीचर का क्या रहा होगा? तो पंक्तियां याद करवाना है कि बच्चे में अनुमान क्षमता जो है मतलब विकसित कर रहा है, तर्क क्षमता विकसित करना है। आंसर है ऑप्शन बी।
एक शिक्षक जो है प्रत्येक बच्चे से पाठ का बिल्कुल वही उत्तर चाहता है जो गाइड में दिया है, मतलब जो बुक में दिया गया है। तो वो टीचर क्या कर रहा है कि भाई बुक उसने दिखाया, बुक का पैटर्न बताया कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इस तरीके से सॉल्व कराया था, और चाहता है कि बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखो, दाएं बाएं मत करना, जो गाइड में मैंने बुक में बताया था वैसे ही। तो ये दृष्टिकोण जो है वो किस बात को सबसे अधिक सीमित करता है? तो बच्चे की स्वतंत्र सोच को सीमित करता है, या लिखने की गति को सीमित करता है, या स्मरण शक्ति को, या शब्द भंडार को? तो आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे की जो सोच है स्वतंत्र, है ना, उसको सीमित कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि बच्चा उसी प्रश्न को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करे, थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखना चाहे, और अगर आप उसे फोर्स करेंगे कि नहीं वो नहीं लिखना है, ऐसे लिखो जो मैंने बताया था, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है उसकी सोच को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदी भाषा कक्षा का सबसे प्रभावी उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हिंदी भाषा का सबसे प्रभावी उद्देश्य कौन सा है? तो बच्चे से व्याकरण के अधिक से अधिक नियम याद कराना, या फिर केवल शुद्ध वर्तनी लिखवाना, या फिर भाषा का प्रयोग करवाना, सोचने, तर्क करने और प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाना। आंसर है सी। भाषा कक्षा में शिक्षक का अधिकांश समय स्वयं बोलने में बीतता है, इससे सबसे अधिक कौन सा अवसर कम हो जाता है? तो देखिए, जब टीचर सबसे ज्यादा बोलता है और बच्चे कुछ बोल नहीं रहे होते, तो इसमें क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, बच्चों का जो भाषा प्रयोग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ठीक है, आंसर है बी। एक बच्चा जो है कहानी का अंत बदलकर ऐसा अंत लिखता है जो मूल कहानी से अलग है। भाई उसने क्या किया, कहानी का अंत ही बदल दिया और मूल कहानी से अलग उसने अंत लिख दिया। ठीक है, लेकिन उसके विचार तार्किक हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई अगर उसके विचार तार्किक हैं और उसने कुछ नया जो है क्रिएटिव आंसर दिया है, तो उसकी रचनात्मकता का सम्मान देना है, उसके रचनात्मकता का महत्व देना है और तर्क को महत्व देना है। ठीक है, और उसे मोटिवेट करना है इस चीज के लिए। आंसर है सी। बच्चों को किसी विषय पर लिखने से पहले उस विषय पर आपस में चर्चा करने देना क्यों उपयोगी है? अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट्स के बारे में आपस में बच्चों को चर्चा करनी चाहिए। टीचर्स को भी बच्चों के पूर्व ज्ञान से परिचय करना चाहिए कि भाई इस बारे में आप क्या जानते हैं, आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं, आपने कौन कौन से फ्रूट्स खाए हैं। ठीक है, तो ये जो चर्चा होती है ये बच्चे के विचार को व्यवस्थित करने में सहायता करती है। आंसर है बी। शिक्षक जो है बच्चों की कॉपियों में केवल गलतियां चिन्हित करने के बजाय लिखता है, तुमने यहाँ यह विचार क्यों लिखा? उसने सिर्फ जो है गलतियों पे गोला नहीं लगाया, उसने पूछा भी है कि तुमने ऐसा क्यों गलत किया, इसे और स्पष्ट कैसे कर सकते हो, यह किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता है। तो ये मूल्यांकन जो होता है ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन है। आंसर है बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है, या भाषा शिक्षण में पूर्व ज्ञान का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो पूर्व ज्ञान जो होता है वो नए ज्ञान के निर्माण में बच्चे की मदद करता है। तो नया ज्ञान जो होता है बच्चे के पहले से मौजूद अनुभवों से जुड़ता है। आंसर है बी। तो कुछ इस प्रकार के हिंदी पेडागोजी में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।